हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका रॉय रिव्यू क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2025 के लिए हम लोग मैट्रिक के मतलब तैयारी के लिए एकजुट हुए हैं और रॉय रिव्यू क्लासेस के माध्यम से निःशुल्क आपको मैट्रिक की पूरी तैयारी करवाई जाती है। जैसा कि आप हमारे प्रचार बैनर में देखे होंगे कि मैं इतिहास के और बायोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो आज हमारी दिन है सर। आज हमारी जो बाड़ी है वो इतिहास को लेकर के। तो 10th क्लास के इतिहास के बारे में चलते हैं। और इस हमारे जो बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। और बिल्कुल मैंने वादा किया आपको कि इस बार 400 पार। तो देखते हैं, हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग इतिहास इतिहास देख रहे हैं। कलर चेंज कर लेता हूं। इतिहास, ये इतिहास जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो 10th क्लास के लिए होगा। और इस इतिहास का जो मुख्य उद्देश्य होगा, जो पढ़ाने का मुख्य जो उद्देश्य होगा हमारा, वो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वहां पे क्वेश्चन को डील कर देना, हल कर देना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहले इतिहास के पाठ्यक्रम के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम के ऊपर बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद एक एक करके डील करूंगा। नेशनलिज्म इन यूरोप, अगर अंग्रेजी करेंगे तो। दूसरा, रूसी क्रांति या रूस में क्रांति, ये हम लोग का चैप्टर 2 है। फिर हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, ये चैप्टर मुख्य तीसरा बात करेंगे। और चौथा चैप्टर हम लोग दोस्तों बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। भारत में राष्ट्रवाद को देख लेंगे, उसकी बारी आएगी तो। अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ना है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। और हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे शहरीकरण। शहरीकरण, ये पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। सिंगापुर के बारे में पढ़ना है, और लंदन के बारे में पढ़ना है, मुंबई के बारे में पढ़ना है, कलकत्ता के बारे में पढ़ना है। तो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन पढ़ाई करेंगे हम लोग। और चैप्टर 7 जो हम लोग का है दोस्तों, उसका नाम है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते, भूमंडलीकरण बोलते। और लास्ट चैप्टर हम लोग का है दोस्तों प्रेस का उदय, यानी प्रेस के बारे में पढ़ना है। कैसे प्रेस का उदय हुआ, कैसे वो लिखावट स्टार्ट हुई, कैसे कागज बने, कैसे लिपि तैयार हुई, कैसे भाषा बने, और कैसे आज ये प्रेस के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट है। तो ये हमारा सिलेबस रहा दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर के ऊपर बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। देख लेते हैं, हम लोग चालू करते हैं चैप्टर 1 को। यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है, मैं आपके साथ पहले सारणी बना लेता हूं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग को समझना है कि राष्ट्रवाद क्या है, के ऊपर क्वेश्चन भी आएगा। दूसरा, कि
फ्रांसीसी क्रांति हम लोग को नहीं पढ़ना है, फ्रांसीसी क्रांति हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को फ्रांसीसी क्रांति नहीं पढ़ना है। आप बोलेंगे कि लिख क्यों रहे हैं, तो लिख इसीलिए रहे ना कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए, क्या इसके क्या प्रभाव हुए, ये पढ़ाई करना है। 9th क्लास वाली हम लोग को फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। क्या फिर हम लोग इसी दौरान फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम देखेंगे, तो उसमें 2 टॉपिक हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। 1 जुलाई की क्रांति 1830 वाली, ये आता है लिखने के लिए हमारे एग्जाम में। दूसरा 1848 की क्रांति। ये मुख्य रूप से 2 क्रांति पढ़ना है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम कहो चाहे उसके विस्तार कह लो, इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले एक घटना पढ़ना है हम लोग को, मेटरनिक युग। कभी क लिखेगा कभी खा लिखेगा, तो हम लोग के एग्जाम में ये आता है। मेटरनिक युग से आप क्या समझते हो, मैं यहाँ डील कर दूंगा। कैसे पढ़ने के बाद आंसर लिखा जाए वो भी लिख के बता दूंगा आप लोग को। आप हमारे क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, करते रहिए। हम लोग को इसमें फिर पढ़ना है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ये 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी दौरान हम 3 व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, मैजिनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, काउंट काबूर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, गैरीवाल्डी के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेंगे, टॉपिक डील करते हैं तो बताते हैं आपको। इसके बाद हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी। फिर एक यूनान यूनान की स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाई करना है। वैसे छोटे छोटे और भी टॉपिक है, जैसे हंगरी के बारे में पढ़ना है, पोलैंड के बारे में पढ़ना है, तो वो छोटे छोटे। और लास्ट में हम लोग को पढ़ लेना है ना कि इन सब का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर प्रभाव, मतलब जो यूरोप में ये घटना हो रही है, ये घटनाक्रम हो रही है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ेगा, तो वो लास्ट टॉपिक है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम डील करते हैं आपके साथ राष्ट्रवाद क्या है। हम आपके साथ डील करते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म। तो देख लेते हैं, राष्ट्रवाद में 2 वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, एक राष्ट्र दूसरा वाद। वाद का यहाँ अर्थ आप विचारधारा से लगाएंगे, यहाँ अर्थ आप विचारधारा से लगाएंगे। राष्ट्र एक वर्ड है जो भावनात्मक है, भावनात्मक है, इमोशनल है। अर्थात ये भौगोलिक प्लस यानी कि और भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। ये लगाव को दर्शाता है। ये किसी देश की जनता में हो सकती है। ये जनता या तो देश के अंदर हो सकता है या देश के बाहर, क्योंकि ये भावना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम सब भारतीय हैं, तो अमेरिका में रह रहे हैं वो भी बोलते होंगे हम सब भारतीय हैं। हालांकि भारत के ट्रेनों में भी हम लोग लिखा रहता है हम सब भारतीय हैं, या हम लोग भारत के ही नागरिक हैं। तो जब जब हम लोग ऐसा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद का अर्थ निकल के आता है। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये भौगोलिक तथा भावनात्मक दोनों लगाव को ये दर्शाता है, ये एक इमोशन को दर्शा रहा है, ये जनता के अंदर हो सकता है, ये सांस्कृतिक रूपों में भी दिखाई दे सकता है। सांस्कृतिक रूप का मतलब कि ऐतिहासिक रूप से वो जुड़ा हो, उसकी बात कर रहा हो। जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात कर सकते हैं, वैदिक सभ्यता की बात कर सकते हैं, हम लोग जितने वंश हुए उसकी बात कर सकते हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल जो
राजवंश रहा है, उसके बारे में बात कर तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक सांस्कृतिक एक लगाव रहता है। ये आपको मैं समझा रहा हूं, किसी लोग में ऐसी भावना उत्पन्न हो सकती है। तो मुख्य रूप से हम अगर बात करें कि राष्ट्रवाद क्या है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद लोगों में निहित एक भौगोलिक तथा सांस्कृतिक भावनात्मक लगाव है। इतना थोड़ा क्लिष्ट वर्ड है, लेकिन आप इतना लिखोगे तो आपका प्रभाव कॉपी के ऊपर ज्यादा पड़ेगा और नंबर बढ़िया से मिल जाएंगे। तो कहेंगे कि राष्ट्रवाद एक भावना है, एक भावना है जो लोगों के अंदर होता है। ये भौगोलिक और भावनात्मक रूप से या सांस्कृतिक रूप से किसी के अंदर हो सकता है। जैसे आप कहेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, तो इसका अर्थ ये हुआ कि देश के बारे में बात हो रही है, भारत के बारे में, लेकिन ये देश के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो ये तो इमोशन है। हम आपसे बोले कि हम आपसे प्यार करते, हम आपसे प्यार करते, तो इसको दिखा थोड़े सकते। ये तो एक इमोशन है। तो राष्ट्रवाद एक इमोशन है, इसकी बाउंड्री नहीं होती, इसकी सीमा नहीं होती। लेकिन दूसरे शब्द दूसरे तरफ एक वर्ड आता है देश, इसका सीमा होता है, भौगोलिक एक निश्चितता इसकी होती है। तो लगे हाथ बता भी देते कि देश होने के लिए कम से कम 4 चीज चाहिए। पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस के, तो पहले देख लेते एरिया होना चाहिए, दूसरा कि वहाँ पॉपुलेशन होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, फिर कहेंगे कि वहाँ एक सरकार होनी चाहिए, और सबसे खास बात, उस सरकार के अंदर प्रभुत्व सत्ता होनी चाहिए या प्रभुत्व होना चाहिए। ये प्रभुत्व वर्ड है ना, इसका स्पेशल मीनिंग है। इसका अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति आप कह लो। जैसे हम आपको और बढ़िया से समझाएं तो हम बोलेंगे कि भारत एक देश है, अर्थात यह एक संप्रभु देश है। यह अपना डिसीजन, चाहे बाहरी हो, देश के बाहरी, बाहर का मैटर हो, चाहे देश के अंदर का मैटर हो, यानी कि आंतरिक मैटर हो, तो वो भारत सरकार खुद डिसीजन लेगी। भारत एक संप्रभु देश है, सॉवरेन कंट्री है। हमारे पास क्षेत्रफल भी है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं दुनिया का हम लोग 7वां सबसे बड़ा देश है। 2.42 इसका मतलब कह सकते हो इसका टोटल वर्ल्ड का क्षेत्रफल है। और हम लोग जानते हैं कि 17.5% पूरी जनसंख्या है, लेकिन नए रिपोर्ट के अनुसार 18% उससे ज्यादा है। छोड़िए वो, कभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये देखते हैं कि देश होने के लिए 4 कंपोनेंट होने चाहिए, 4 तत्व होने चाहिए। हम राष्ट्रवाद के ऊपर बात कर रहे थे। तो राष्ट्रवाद एक भावना है, ये किसी देश के लोगों के अंदर, यानी भौगोलिक परिदृश्य के अंदर हो सकता है। ये लगाव है एक प्रकार का। ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल का अर्थ होता है कि उसका प्रमाण मिला है, उसका प्रमाण मिला है। जैसे मैं आपको बोल दूं पौराणिक, तो पौराणिक का मतलब है कि वो, उसमें बहुत सारा मिथकीय बात है, मिथकीय बात है, उसमें एक्स्ट्रा, उसमें कुछ जोड़ा गया है। तो मैंने ऐतिहासिक शब्द बोला है, ऐतिहासिक का मतलब उसका प्रमाण मिलता है और सबूत मिलते हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि ये आप समझ गए होंगे। तो देखते फिर हम आपका मटेरियल भी उपलब्ध करा देंगे, आप टेंशन ना लेंगे, आप हमारे साथ पढ़ाई को समझिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ? तो कहेंगे सर यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। अब एक नया शब्द आ गया तुम्हारे लिए कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ हुआ। ये पुनर्जागरण का मतलब बेड से फिर से नहीं उठ जाना है, इसका अर्थ है बौद्धिक स्तर पर जागना। इसका क्या अर्थ है? बौद्धिक स्तर पर जागना। जागने का अर्थ है कि अपने अधिकारों के लिए अग्रसर हो जाना, तार्किक बात करने लगना, साइंटिफिक बात करने लगना, यानी कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक अप्रोच रखना, किसी बात को ऐसा ही नहीं मान लेना, इस तरह की विचारधारा आई। तो इसमें कई लोग भाग लिए, मतलब पुनर्जागरण में कई तत्वों ने मतलब बढ़ाने का काम किया है। हम ऐसी छोटा सा डिस्कस कर देते हैं। जैसे उस समय के कलाकार रहा होगा, तो वो अपने तरीके से, जैसे रेनांसा करके एक, हमारे सरयू करके एक आदमी का नाम है, सरयू करके एक आदमी का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो कहीं ना कहीं
अपने चित्रकारी से राष्ट्रवाद को बढ़ाया। तो किसी ने अपने व्यक्तित्व से अपने राष्ट्रवाद को बढ़ाया, व्यक्तित्व से, अपने शासन व्यवस्था से, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। और भी हो सकते हैं, जैसे कोई अपना नेता की जो काबिलियत होती, जैसे बिस्मार्क, जैसे हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो अपने अपने जो जादुई क्षमता है उसके आधार पे उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा। तो इस समय उस समय हो रहा होगा। इसके अतिरिक्त तो और भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत है। तो इन सब आधारों पर पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला था, ये यूरोप की बात है। और इन सबसे प्रभावित होकर के, इन सबसे प्रभावित होकर के यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण सबसे पहले हुआ, क्योंकि पुनर्जागरण जो इटली, यूनान, इन सब वाले क्षेत्रों में हुआ था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब कह सकते बीजारोपण हुआ, वहीं पर स्टार्ट हुआ। पक्का है कि वहीं प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो इसका प्रभाव आधुनिक काल में सबसे ज्यादा फ्रांस के ऊपर पड़ा, फ्रांस के ऊपर पड़ा। ऐसा इसीलिए ना कि यहाँ पे राजतंत्र था, राजनैतिक, राज हटाते, राजनैतिक, हाँ, यहाँ राजतंत्र था। लुई 16वां का नाम सुनेंगे, 14वां का नाम सुनेंगे। यहाँ पर कट्टरवाद था, कट्टरवाद था। यहाँ पे कह सकते हैं कि मनमानी होती थी। मनमानी शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हम लोग लिखेंगे कि तानाशाही व्यवस्था थी, तानाशाही व्यवस्था थी। और भी हम आपको संक्षेप में समझा रहे हैं। और कह सकते हैं कि सर यहाँ न्यायिक प्रणाली एकदम घटिया थी, घटिया शब्द ठीक नहीं है, न्यायिक प्रणाली अत्यंत खराब थी। फिर कैसे, ये जो विधायिका होती है ना, जिसको हम लोग संसद सामान्य तौर पे समझते हैं, ये नाम मात्र का हुआ करता था। और जनता के एफआर की जो बात करते हैं, एफआर आपके लिए नया शब्द होगा, एफआर का मैं मतलब समझा देता हूँ। मूल अधिकार, जीवन जीने के लिए सरकार, संविधान कुछ आपको बेसिक अधिकार उपलब्ध कराते हैं, उसको मूल अधिकार कहते हैं। यह हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस हम आपको समझा दिए। मूल अधिकार जैसे जीवन जीने का अधिकार, शादी विवाह करने का हिसाब मतलब अधिकार, ये सब कह सकते। और भी जितनी बुराई करनी है ना, फ्रांस में कर लो तुम आराम से। इन सब के खिलाफ जनता में असंतोष, भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। इसके खिलाफ जनता में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। जनता इकट्ठा हुई, प्लस मध्यम वर्ग इकट्ठा हुए, मध्यम वर्ग इकट्ठा हुए। और पहले आपको मैं ये डिफाइन कर देता हूं, मध्यम वर्ग पे आपका क्वेश्चन आता है। मैं जो बोलूं उसको ध्यान से समझिएगा, 9 साल से इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो जो मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड में आता है तो समझिए वो आता है। अब मेरे को बस बस आप याद रखिए कि मध्यम वर्ग आता है तो आता है, मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप हमारे साथ पहले पढ़ लीजिए। मध्यम वर्ग का मतलब समाज का एक ऐसा वर्ग जो पढ़ा लिखा हो, बौद्धिक हो, समझदार हो, सबकी प्रॉब्लम को समझता हो, क्रिटिसाइज, शिकायत करता हो सरकार का, आलोचना करता हो, आगे समाज कैसे बढ़े इसके लिए कार्य कार्य करता हो, ऐसे वर्ग को हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग, या कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं उसको। जैसे आप कार्ल मार्क्स को ले सकते हैं, हालांकि कार्ल मार्क्स तो जर्मनी के थे, लेकिन चलो यहाँ ले लेते, कार्ल मार्क्स को ले लेते। अगर आप लोग इटली की इटली का एकीकरण पढ़ोगे तो उसमें आएगा मेजिनी, मेजिनी आएंगे, काउंट काबूर आएंगे, मैं के लिख देता हूँ, काउंट काबूर। उसके बाद गैरीवाल्डी, ये सारे गैरीवाल्डी ये सारे मध्यम वर्ग के एग्जाम्पल है। मध्यम वर्ग तो ऐसा ही लिखेंगे कि मध्यम वर्ग से तात्पर्य एक ऐसे सामाजिक वर्ग से है जो सामान्यतः पूंजीपति तथा श्रमिकों के मध्य की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए तमाम प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत चिकित्सक, अभियंता, कलाकार, मैंने लेखक, ऐसे आप कह सकते हैं, अपने हिसाब से लिखना है, कोई बाउंडेशन नहीं कि हमारे तरह ही से आपको बोलना है, बस समझ लेना, अपने हिसाब से लिख देना है। अब ऐसे भी एग्जाम में लिखा रहता है विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आई थिंक हमें लगता है कि आपको अपने हिसाब से सीख लेना चाहिए। मैं आपको चीजें आसानी से डिलीवर कर देता हूँ,
तो ये हो गया। आगे मैं कुछ कहानी आपको बताता हूँ। फ्रांस में राष्ट्रवाद आया। आपको ध्यान होगा कि आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, 9 क्लास में पढ़ा होंगे कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति हुई। मैं आपको पुनः एक बार याद दिला दूं कि हम लोग को फ्रांसीसी क्रांति नहीं पढ़ना है। हम लोग को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक दो घटना पढ़ लेना है। वो 1830 की जुलाई क्रांति, 1848 की, क्योंकि क्वेश्चन 30 पे आता है तो हमें पढ़ाना होगा। तो पूरा डिटेल तो 9th जैसा नहीं, लेकिन उसके कुछ अंश को पढ़ना जरूरी है। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब आई थी। तो पहले मैं एक शब्द दिख रहा है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस तो आप समझ ही रहे हैं कि उस समय एक भौगोलिक इकाई रहा होगा, अभी फिलहाल देश है। ये और ये क्रांति, रेवोल्यूशन इसका अंग्रेजी होता है। इसका अर्थ मैं बता रहा हूं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको जानना जरूरी है। इसका मतलब होता है बृहत पैमाने पर अचानक परिवर्तन। अचानक परिवर्तन, जैसे जैसे 1788 में सेम जैसे कंडीशन थी, राजतंत्र, तानाशाही, वो सब कुछ। लेकिन 1789 में जुलाई के बाद चीजें एकदम बदल गई, बिल्कुल सामान्य हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया, जनता की सरकार आ गई। तो हम कह सकते हैं कि सर तानाशाही से जो लोकतंत्र की तरफ जो 1 साल में अग्रसर हो गया ना, तो वो कहीं ना कहीं परिवर्तन को, बड़े परिवर्तन को दर्शा रहा है ना, तो हम उसको क्रांति बोलेंगे। उसको हम क्रांति कह देंगे, रेवोल्यूशन कह देंगे। हालांकि हालांकि इसमें दिक्कत है कि ये 1799 तक चलता रहा, उसमें कई परिवर्तन हुए। उसमें जैकोबिन क्लब आया, आतंक का राज बीच में स्थापित हुआ। बाद में चल के नेपोलियन नेपोलियन सत्ता पर कब्जा कर लिए। नेपोलियन को आप हीरो की तरह देखो, ये अटैक भी करता है, आक्रमण भी करता है, और अपनी अधीनस्था के अंतर्गत राज्यों को समेटता भी है, और कई क्षेत्रों में सुधार भी करता है। कई क्षेत्रों में सुधार भी करता है। जैसे कह सकते हैं रोड की मरम्मत करवा दी, चाहे जो मूलभूत आवश्यकता है उसको अवेलेबल करवा दिए। तो नेपोलियन ने कई सुधार कार्य किए, लेकिन कई वो कह सकते हैं कि अटैक वाला भी काम किए, जैसे इटली को के ऊपर भी अटैक किया था। तो हम ये देख रहे थे कि फ्रांसीसी क्रांति, क्रांति का अर्थ देख लिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 जुलाई, बास्तिल का किला का पतन आपको याद होगा। अब कुछ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे ये पढ़ना है हम लोग को कि सर फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, राजतंत्र का जो अंत हुआ, जनता की शासन आई, अस्थाई ही बनी लेकिन जनता की जो शासन आई, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा सर? ये प्रभाव बताइए, इम्पैक्ट बताइए, कुछ प्रभाव क्या पड़ा। तो आप ऐसे कह दीजिए कि सर तो साफ साफ दिख रहा है कि सर तानाशाही व्यवस्था समाप्त हो गई। तानाशाही व्यवस्था क्या हो गई? समाप्त हो गई, और जनता का शासन आ गया। जनता का शासन आ गया। इसको दूसरे शब्द में आप कहो लोकतंत्र और गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र। मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले अंग्रेजी बोल देता हूं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। पहले ये दोनों का अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम जहां पढ़ रहे थे वहां पढ़ेंगे। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है ना कि एडल्ट फ्रेंचाइज, हिंदी में बोलता हूं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार देश का अलग अलग भी हो सकता है, कोई 19, 18, 21 कुछ भी रख सकता है। जैसे भारत में ही आप देखते होंगे 61वां संविधान संशोधन, सीए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन इसको बोलते हैं। 1989 के पहले वोट देने का अधिकार कितना था? 21 साल उम्र थी हमारी, लेकिन फिर इसके घटा करके 18 साल हो गया। फिर 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार अमेरिका दिया। हालांकि सबसे पहले वो लोकतांत्रिक देश बना था। इंग्लैंड, जिसको हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का ठीक ठाक एग्जाम्पल है बहुत दिन से, लेकिन हाँ वहाँ राजतंत्र भी है, ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड है, इस सब महिलाओं को बाद में अधिकार दिया। तो हम लोग भी शुरू से ही महिलाओं को अधिकार दिए हैं 1951 से, लेकिन उस समय उम्र कितनी थी? 21। लेकिन 1989 के बाद राजीव गांधी की सरकार थी, तो इसको कितना कर दिया? 18 साल।
तो ये वापस हम लोग पढ़ते हैं। ये तो मैं आपको ऐसा ही बता दिया समझाने के लिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जहां हम लोग पढ़ रहे थे वहां पढ़ाई करते हैं। मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, बेहिचक। जो जरूरत पड़े वो सब कुछ हम आपके साथ डील करेंगे। आप हमारे क्लास को लगातार शेयर करिए और हमारे क्लास को लुत्फ उठाइए। देखिए, लोकतंत्र, जनता का शासन, डायरेक्ट बोलते हैं जनता का शासन है। जनता ने इस सरकार को चुनी है, वो सरकार जनता के लिए कार्य करती है। तो ऐसे सरकार को हम लोग जनता सरकार को कहता है कि अगर वहां पर इलेक्शन होता है, अगर वहां पे चुनाव कंडक्ट होते, 4 साल पे हो, 5 साल पे हो, जब भी कभी हो, तो हम कहेंगे कि वो गणतांत्रिक है। और भी बात है इसमें, जैसे वहां समानता होनी चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे अमेरिका एक गणतंत्र है, वहां पर प्रत्येक 4 साल पे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। भारत में देख लीजिए 5 साल पे होता है इलेक्शन। ये यूएसए के लिए मैं बोला, और भारत के लिए 5 साल पे इलेक्शन होता है। इसका मतलब दोनों देश क्या है, दोनों देश क्या है, कहेंगे कि सर गणतांत्रिक है। ये इंडिया के रिस्पेक्ट में हम लोग बात किए। तो देखते हैं, हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे थे, वो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव देख रहे थे। देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर दूसरा देखते, तानाशाही समाप्त होगी। सर राष्ट्रवाद का प्रतिफल मिला है। प्रतिफल का मतलब जो शासन व्यवस्था है वो चेंज हुआ है। तो इसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों देशों पे पड़ेगा, जैसे इटली पे पड़ेगा, जर्मनी के ऊपर पड़ेगा, ग्रीस के ऊपर, ग्रीस का मतलब यूनान, इसके बाद हंगरी के ऊपर पड़ेगा। ये सारे मतलब कह सकते हैं कि प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। तो हम लोग को 10th क्लास में ये दोनों बहुत पढ़ना है, ठीक ठाक पढ़ना है। और ग्रीस यानी कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम है, उसको भी पढ़ना है। तो दो मैंने आपको प्रभाव बताया। तीसरा कह सकते हैं कि सर कि मध्यम वर्ग की जीत हुई। मध्यम वर्ग की, वर्ग वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग की जीत हुई। मध्यम वर्ग तो बृहत रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ये कला के क्षेत्र में भी इनका होता है, कला के क्षेत्र में भी, फिर कहेंगे विज्ञान के क्षेत्र में भी, फिर कहेंगे कि सर समाज की उन्नति हुई। मैंने अच्छे दिन आए ना, तानाशाही समाप्त हो गई और ठीक शासन आ गया, मतलब लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन। हालांकि वो 1789 से लेकर के 99 तक थोड़ा उथल पुथल रहा, लेकिन पहले से स्थिति सामान्य हो गई थी। तो इन सब का प्रभाव बढ़ा, इन सब का प्रभाव बढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि सर, हमें ये कह सकते हैं कि सर देश की कुछ हद तक वृद्धि हुई, संपन्नता हुई। हालांकि उतने नहीं हुई जितना हम बता रहे हैं, लेकिन वो हुई। शासन गवर्नेंस थोड़ा बेहतर हुआ, जनता का विश्वास, जनता का विश्वास बढ़ा। फिर कह सकते हैं कि सर आधारभूत ढांचे का बाद में ही चलकर हुआ विकास हुआ। सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पर हम लोग को पड़ना है, ये वाला मैं इसको कलर कर रहा हूँ। जो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव पड़ा ना, वो पड़ोसी देशों के ऊपर बहुत पड़ा, जैसे इटली के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, ग्रीस के ऊपर। तो देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। हमें इटली पढ़ाने से पहले एक घटना आपको पढ़ाते। मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, सॉरी। हाँ, एक आपके एग्जाम में आता है, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, देखिएगा हर साल पूछा है ये, मेटरनिक युग क्या है। या सिंपल क्वेश्चन कर देगा कि मेटरनिक युग से क्या समझते हो। तो देखिए, मेटरनिक एक शासक है। कैसा शासक है, तानाशाही। इसके सामने कह सकते हो ना कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बोलता था, खुद बोलता था कि हमारे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेटरनिक एक तानाशाही शासक है, कट्टरवादी है, कट्टरवादी है, किसी का नहीं सुनता है ये परंपरावादी है, परंपरावादी है, यानी कि रूढ़िवादी है। जो चीजें चल रही है वो चलने दो, ये परिवर्तन नहीं चाहता ये। यानी कि कह सकते हो कि परिवर्तन विरोधी है। क्या है, परिवर्तन विरोधी है, माने नो चेंजर है ये।
ये सब नहीं चाहता है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रेस को कितना अधिकार दिया होगा, गला दबा दिया होगा। अब प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ये यही जो प्रेस है ना, जो लोकतंत्र का प्राण कह लो या आधार कह लो है। एक तरफ गवर्नमेंट होती है, दूसरे तरफ पीपल मास होती है। मास मतलब जनता। तो सरकार और जनता के बीच में लिंक प्रोवाइड करती है। लिंक प्रोवाइड करती है कौन? प्रेस। लेकिन इसका दमन कर दिया था। लेकिन ये इसका दमन कर दिया था। तो ऐसा शासक था ये मेटरनिख। देखते हैं ये कैसे हुआ ऐसे। एक बार की बात है, यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए, यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए वियना सम्मेलन एक हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये क्वेश्चन आता है आपका कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। हम लोग को छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं, हम लोग उसी के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं। एक नंबर का भी बेनिफिट हम लोग को मिले। यूरोप में शांति के स्थापना के लिए वियना सम्मेलन हुआ। आपके एग्जाम में आता है कि ये कब हुआ, तो हम आपको बता दें 1815 में, 1815 ईस्वी में। कहते हैं ना कि जिस पे विश्वास करते वही दगा देता है। कुछ ऐसा ही है। आप लोग तो बेहतरीन समझते होंगे, आपसे ज्यादा कौन ये सब समझ सकते हैं, विश्वास प्यार धोखा ये सब। देखते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन में क्या हुआ ना कि मेटरनिख को सब मिल करके अध्यक्ष बना दिया कि यही शांति देखेगा, यही सब कुछ करेगा। मतलब कुल मिलाकर के एक शासक नियुक्त किया, और इस चीज का वो फायदा उठा लिया जबरदस्त। इस चीज का वो फायदा उठा लिया और तानाशाह बन गया। तानाशाह बन गया। इतना ही नहीं, यूरोप का शांति भंग कर दिया। इटली के टुकड़े टुकड़े बांट दिए। ये लगभग लगभग 300 टुकड़ा ये कर दिया। आप जानते हैं कि फूट डालो और शासन करो की नीति, जितना तोड़ेंगे उतना मजा आएगा। कहने का अर्थ हुआ कि जितना तोड़ेंगे उतना शासन करने में सहूलियत होगी। ये इसका एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। 1905 लॉर्ड कर्जन बंगाल को तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। बोलता है कि हमको शासन करने में दिक्कत होता है। हकीकत ये थी कि हिंदू मुस्लिम जो हमारी एकता थी चरम पर थी। उसको ये इस बात का मालूम पड़ गया था कि ये कल होकर के 1857 जैसे क्रांति को जन्म दे सकता है। तो बंगाल का विभाजन उन्होंने कर दिया। तो इसीलिए वो यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है कि तोड़ो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। तो मेटरनिख इटली को 300 भागों छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ दिया। जर्मनी को 39 टुकड़ा में तोड़ दिया। और किसी को हैप्सबर्ग में, एक साम्राज्य का नाम था हैप्सबर्ग, तो उसको बांट दिया। कुछ रोम के जो पोप हुआ करते थे ना, पोप गोप हुआ करते थे। पोप का मतलब कि तानाशाह है, धार्मिक गुरु है, लेकिन शासन में इसका इंटरफेयर है। तो पोप एक प्रकार के ताना, मतलब कह सकते कि शासन व्यवस्था में इंटरफेयर करने वाला है। उसका भी मन था कि हम इटली पे शासन करूं। जब एकीकरण हो रहा है तो ये भी बोल रहा है कि हम ही एकीकरण करेंगे। तो इसको भी बांटा, मतलब अपने खाया ही दूसरों को खिलाया, ये यूरोप को बांटा। फिर कह सकते हैं कि कुछ ऑस्ट्रिया अपने पास रख लिया। ऑस्ट्रिया, और मैं ऑस्ट्रिया से याद आ गया, एक बात मैं भूल रहा था कि जो मेटरनिख है ना वो ऑस्ट्रिया का ही है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि मेटरनिख कहाँ का था, तो ऑस्ट्रिया का। तो यही सब है कि टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इसके अंदर भी हम लोग जाके बात कर सकते हैं, लेकिन ये इतना पर्याप्त है हमारे लिए। लगभग जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी, हैप्सबर्ग, नेपल्स, टस्कनी, ये सारे कह सकते हो ना कि इन्हीं का देन है, यही तोड़ के रखा है। तब आप बताइए, ये इतना सारा ये तोड़ के रखा है, और इसका शासन कब तक चलेगा? 1815 से 1848 तक ये ऑस्ट्रिया का शासक रहेगा, और पूरा यूरोप को अपने चंगुल में दबा के रखेगा। चाहे वो हंगरी हो, हंगरी तो कम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इटली हो, जर्मनी हो, तुर्की यूनान को कब्जा में कर रखा था। तो ये इसको अलग से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आता है आपका, यूनान किसके गुलाम था, तो कहेंगे कि तुर्की का। तो हम देख सकते हैं कि मेटरनिख कैसा शासक था। तो अब मैं आंसर बोलता हूँ, हम आपको समझा दिया, अब आंसर देख लेते हैं कि मेटरनिख युग का तात्पर्य मेटरनिख के शासन काल से, जो वियना सम्मेलन 1815 में
यूरोप में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। उसमें ये अध्यक्ष बना और पूरे यूरोप पर शांति स्थापित ना करने के बजाय, मतलब शांति स्थापित ना करने के बजाय ये तानाशाही बन गया, कट्टरवादी बन गया, परंपरावादी बन गया, कह सकते हो कि परिवर्तन का विरोधी बन गया, लोकतंत्र का दमन करने वाला बन गया, ऐसा शासक बन गया, कट्टर शासक बन गया। तो इसी के युग को हम लोग मेटरनिक युग कह सकते हैं। इन्होंने यूरोप को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया और अपने चंगुल में इटली जर्मनी को रखा। तो हम लोग का इसलिए तो अगला टॉपिक हम लोग का इटली और जर्मनी का एकीकरण है। उससे पहले इटली और एकीकरण से इससे पहले फ्रांस में दो घटना पढ़ना है हम लोग को, वो अपने एग्जाम में आता है। फ्रांस की क्रांति पढ़ना है, सॉरी फ्रांस की जुलाई क्रांति पढ़ना है, 1889 वाली नहीं, फ्रांस की जुलाई VVI है, मैं डील करूंगा अगले वीडियो में। उसके बाद 1848 की क्रांति पढ़ाएंगे, उतने नहीं आते हैं लेकिन हम आपको समझा देंगे, ये वाला बहुत आता है। तो देख लेते हैं हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट बार हम वो दोनों की बात करेंगे और इटली का एकीकरण समझाएंगे, जर्मनी का एकीकरण समझाएंगे और यूनान वाला बता देंगे और भारत पर चाहे दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये बता देंगे। इससे हो जाएगा कंप्लीट। और BTBC जो बिहार की जो सरकारी किताब है ना, इससे हम लोग का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है सेम टू सेम। हम लोग को दूसरा चीज नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हम लोग तो NCERT पढ़ते। NCERT सबसे बढ़िया बुक होता है, लेकिन हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में हमारे लिए BTBC ठीक रहेगा। भारतीय भवन अपन लोग ना लेंदी हो जाएगा और अंतिम समय चल रहा है तो कम में ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा तब तो मार्क्स आएंगे। तो हम लोग को BTBC फॉलो करना है, अब मैं पढ़ा दूंगा तो पीछे सारे क्वेश्चन आपको डील हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए हमें जाने का इजाजत दीजिए। तो कोई अगर बात हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हमें मालूम पड़ जाएगा। और कुछ दिन के बाद मैं लाइव भी आऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।